देश का भविष्य इस समय सड़कों पर है। आंखों में आंसू, हाथों में तख्तियां लेकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के जो नुमाइंदे हैं, उनके पास इस सवालों का जवाब नहीं है। ना तो सत्ता पक्ष इसे सदन में रख रहा है और ना ही विपक्ष। हमारे साथ मौजूद है ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा जी। मैं डायरेक्ट इनसे बात कर लेता हूं और उन सभी सवालों के जवाब दूंगा जो आपके मन में है। पहली बात तो आपका स्वागत है नेशन टीवी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, क्या मुद्दा है, क्यों की? मुद्दा बच्चों के भविष्य का है। एक तरफा जो सवर्ण समाज के प्रति अन्याय किया जा रहा है, उस अन्याय की लड़ाई के लिए आज एक पत्रकार वार्ता की गई। सवर्ण समाज को दोषी बना दिया गया है, सवर्ण समाज को बिना सुने आरोपी बना दिया गया है। हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। उसको लेकर के आज अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, करणी सेना व अन्य सवर्ण समाज के संयुक्त तत्वाधान में आज यूजीसी के विरोध में आज प्रेस वार्ता की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा चुका है और मुझे नहीं लगता कि अब इस पर जब तक रोक लगी है तब तक कुछ राजनीतिक रूप से विरोध दर्ज करवाना चाहिए। फिर क्यों ऐसा ज़रूरत पड़ रही है जबकि रोक लगी हुई है, नियम नहीं बना है? ऐसा है मित्र, तमाचा किसको मारा? तमाचा सवर्ण समाज को मारा गया। तो सवर्ण समाज कहेगा ना कि भाई हमें क्यों मारा है आपने, तो हम अपना पक्ष रखेंगे कि भाई क्यों मारा आपने, हम पूछेंगे ना। लेकिन जिसने मारा या जिसको उसका लाभ हो रहा है, वो क्यों रोड पे चिल्ला रहा है? वो क्यों शासन और प्रशासन को नहीं मान रहा है? ऐसी कौन सी शक्ति मिल रही है तुम्हें? कहाँ से शक्ति आ रही है तुम्हें? तुम रोड पर तांडव कर रहे हो। ये रीवा की मैं आपको घटना बता देता हूँ। 300 लोगों पर एफआईआर हुई। सरकार अचंभित रह गई, रोडों पर नाचे हैं। आप एम्बुलेंस को जाने नहीं दे रहे हो। इनको ताकत कहाँ से मिल रही है? ताकत ऐसे मिल रही है कि नरेंद्र मोदी सरकार सवर्णों के खिलाफ काम कर रही है और उनको सहेज रही है, इसलिए उनको ताकत मिल रही है और हम लोग रो रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि जो सवर्ण है वो भाजपा का कोर वोटर है, सवर्ण हो या फिर राजपूत हो अभी तक, और हर चुनाव में कहीं ना कहीं सवर्ण का जो वोट पड़ा है ज़्यादातर बीजेपी के पक्ष में पड़ा है। तो फिर ऐसा क्यों माहौल बन रहा है और आप ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हैं? हम आरोप लगा रहे हैं, हम आरोप लगा रहे हैं, मतलब ऐसा है नहीं। आरोप ही तो लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं। अब आप बताएं मुझे। नहीं है। हाँ। सवर्णों के लिए वो फूल, जो सरकार है हमारी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, वो सवर्णों के लिए फूल बिछा रही है और हम लोग आरोप लगा रहे हैं। यूजीसी ले आए, हमारे बच्चों को अंधकारमय कर दिया। हमारे बच्चे अगर यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे पठन पाठन करने के लिए। और आप एक चीज़ बता दीजिए मुझे, जब हम और आप पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो हम कोई कभी पूछ करके दोस्ती करी थी क्या कि भैया तुम कौन से जाति के हो, कौन से समाज के हो? हम ब्राह्मण समाज से ही दोस्ती करेंगे? नहीं ना। दोस्त का तो कोई जाति होती ही नहीं। अरे कृष्ण भगवान कौन थे? यदुवंशी थे। यदुवंशी थे। सुदामा जी गरीब ब्राह्मण थे। जब सुदामा जी कृष्ण भगवान के पास गए तो उन्होंने पाद प्रक्षाल कैसे किया था? पानी से नहीं किया था, आंखों में जो नेत्र बह रही थी उससे किया था। वो दोस्ती थी ना। वहां पर वो तो तीनों लोगों के स्वामी थे, तो उनको पैर ब्राह्मण, एक छोटे से ब्राह्मण के पैर धोने की आवश्यकता क्या पड़ी थी? लेकिन वो दोस्ती थी। दोस्ती किसकी थी? यदुवंशियों की। और आज मोहन यादव भी यदुवंशी हैं। ब्राह्मणों पर नरसंहार हो रहे हैं। मैं आपको इसका अभी जीता जागता उदाहरण दे देता हूं। जीता जागता उदाहरण ये है कि अभी कुसमी से ही हम आ रहे हैं। 8 दिन पहले एक ब्राह्मण पुजारी, जिस दिन पूरा देश हमारा शंकर जी और मां पार्वती जी की पूजा में लगा हुआ था, डूबा हुआ था, उसी दिन एक ब्राह्मण हनुमान जी की मंदिर से निकल करके पूजा अर्चना करके और वो जा रहे थे, और एक केवट जो कि वो राक्षस ही था, उसने इतनी निर्दयता से उन पर प्रहार करके और गड़ासे से उनके सिर को अलग अलग धड़ों में काटा। उसके मन मस्तिष्क में एक दिन में कैसे जहर आ गया होगा? ये जहर कौन बो रहा है भाई? मैं ये पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से कि ये जहर कहाँ से आ रहा है? इनको ताकत कहाँ से आ रही है? ये ब्राह्मणों के खिलाफ इतना षड्यंत्र कहाँ से हो रहा है? ये सवर्णों के खिलाफ इतना षड्यंत्र कहाँ से हो रहा है? इनको शक्ति कहाँ से मिल रही है? सरकार कह रही है ये नियम 2012 से था,
थोड़ा सा हमने इस पे ओबीसी को जोड़ा है और जो दिव्यांग लोग हैं उनको जोड़ा गया है। फिर 2012 से है, फिर अभी ऐसा क्यों लग रहा है? 2013 में था, उस नियम को आप पढ़ लीजिए। इसके बाद 2023 में एक नियम आया, उसका प्रपत्र जारी नहीं किया मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, अब ध्यान रखना, आप 2023 के नियम को जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय ने 2026 वाले नियम पे रोक लगाई, वैसे ही मध्य प्रदेश की आंखें खुली और वो कुंभकर्णी नींद से जाग गई कि अरे अरे ये क्या हो गया, हमारे लाडलों के खिलाफ ये अरे हमने जो चाहा था वो हुआ नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उस प्रपत्र को जारी कर दिया और आप दोनों का अवलोकन करेंगे 2023 और 2026 सेम टू सेम है दोनों में। माने ब्राह्मण समाज के जो बच्चे हैं, सवर्ण समाज के जो बच्चे हैं, उनको एक तरफा ये मान लिया गया है कि ये बच्चे सवर्ण समाज में हैं तो ये आरोपी हैं, इन्होंने ही अपराध किया होगा, ये मान लिया गया उस पूरे प्रपत्र में। 23 और 26 दोनों को अवलोकन कर लो आप। तो अब आप ये बताइए कि हमने ये मान लिया है कि 2023 और 2026 का प्रपत्र एक ही है, आपको इतनी जल्दी क्यों पड़ी थी? इतने भी तो राज्य हैं, मध्य प्रदेश को इतनी जल्दी क्यों पड़ी थी कि 23 वाला? आप रुक जाओ ना भाई, 23 और 26 में कोई आकलन अगर करोगे आप तो वो दोनों सेम है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें 19 तारीख की डेट निहित कर दी है तो आप उसको रोक लेते, आप उसको क्यों लागू करना चाहते हो? और आप उसकी सफाई ये दे रहे हो कि ये तो 2023 का था, तो 2023 से आज कितनी हो गई, 2026 चल रही है ना, तो आपने पहले क्यों नहीं लागू किया? इसका मतलब ये है कि आप आनन फानन में अन्य समाज को, सवर्ण समाज को आप नीचा दिखाते हुए एक ऐसा देश, ऐसी खाई बनाना चाह रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है कि वोट बैंक की राजनीति, जिसकी जितनी संख्या वही वाली प्रचलन जो उनके मन में आ रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ, ये 85 और 15 का कहाँ से लेके आ रहे हो आप? ये मन में लड्डू खाना है या दाल, तो लड्डू ही खा लो, है ना, अपने यहाँ की कहावत है ना कि मन में बहुरी चावना है। तो यही कहानी है कि अभी तो आप अपने मन में करते रहो कि हम 85% हैं और सवर्ण 15% है। जिस दिन आकलन आएगा सही दृष्टिकोण से तो आपको पता चल जाएगा कि 40-45 का रेशो खड़ा हो गया है कि नहीं खड़ा हो गया है। अच्छा, आपने 85-15 की बात की, यही बात योगी आदित्यनाथ जी ने चुनाव में 80-20 कही थी, तब यही सवर्ण ताली बजा रहा था। और जब आज 85-15 हो रहा है तो फिर रोना किस बात का? इसीलिए तो अपन पानी पीट रहे हैं साहब। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी किसकी सरकार है आप बताइए? सवर्णों की है ना। हाँ, बिल्कुल। मूलतः है भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की सरकार है और सवर्ण की सरकार ये मानी जाती है, मतलब भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की सरकार मानी जाती। अभी कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता कहता है कि एक जेब में मेरे ब्राह्मण और एक जेब में बनिया, है ना, कहा था। उसका अहंकार भी ठीक करा और इन सबको भी ठीक करने का काम सवर्ण समाज करेगा। योगी जी जो आप बात कर रहे हो, इसके बाद अभी लोकसभा में क्या हुआ था बताना जरा, मुझे प्रकाश डालना जरा। दिन में तारे दिख गए थे योगी जी को, आपको अगर याद होगा तो उठा के देख लेना, आप आकलन कर लेना। तो इनको अभी आने वाले 2028 में इनको भी सब समझ में आ जाएगा कि सवर्णों के साथ ये जो जातिगत भेदभाव। और आप एक चीज़ बताइए, ब्राह्मणों की बात करते हैं, ब्राह्मणों को पानी पी करके गाली बकते हो कि ब्राह्मणों ने ये कर दिया, मनुवादियों ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, ढेमाके ने ये कर दिया। एक चीज़ आपको बताऊं, वर्ण व्यवस्था किसने बनाई? मैं पंडित्व का काम करता रहा तो मेरे को ये दे दिया गया कि ये पंडित हैं, ये पंडित्व का काम कर रहे हैं, इनको ये पंडिताई करो आप, ठीक है। एक बढ़ई जो काम करता था मान लीजिए तो उसको उसका काम दे दिया कि ये बढ़ई हो गया। एक लोहार जो है वो लोहार का काम करता था, उसको ये लोहार का काम दे दिया। जो क्षत्रिय समाज थी वो क्षत्रिय समाज जिस प्रकार का काम करती थी उनको उस तरह का काम दे दिया। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व अन्य जो समाज हैं वो अपने अपने कार्य के विभाजन के अनुसार कार्य करने की प्रणाली के आधार पर उनका वर्गीकृत किया गया। ये कोई ब्राह्मणों ने ये नहीं बनाया है, जाति बना दी कि ब्राह्मणों ने जाति बना दी है। ये तो व्यवस्थाएं कार्य के अनुसार विभाजित की गई हैं। अच्छा, विपक्ष एक आरोप लगा रहा है कि जब से भाजपा आई है, पहले 2 समुदायों को लड़ाने का काम की, हिंदू मुसलमान की, अब जातियों को बांटने का काम कर रही है। तो क्या लगता है कि कुछ ऐसा है? बिल्कुल है, चोर चोर मौसेरे भाई हैं ये। आप एक चीज़ बताइए, अगर ये हमारे इतने ही सगी हैं
आप जिसकी बात कर रहे हो, विपक्ष की बात कर रहे हो, अगर ये इतने ही सगी हैं तो ये हमारे साथ आएं और ये कहें कि हमारी सरकार आएगी तो सवर्णों के ये यूजीसी लागू नहीं होगा या अन्य एट्रोसिटी हटा देंगे हम और समानता की बात करेंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे, ये कहें, चिल्ला चिल्ला के कहें, क्यों नहीं कह रहे हैं ये? तो हम क्या मानेंगे? ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं। जब ये सत्ता में आएंगे तो ये सवर्णों का दोहन करेंगे जैसे ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन ये बात तो जो सवर्ण राजनेता है, जो विधायक मंत्री बने, वो भी नहीं कहते कि भैया हम आरक्षण हटाएंगे, तो विपक्ष कैसे कह दे? डरे हैं ना, डरे हैं भाई, उनको अपने कुर्सी का लालच है। जब तक कुर्सी है वो तो कुर्सी के लिए है। अगर हमारे घर में ही ताकत होती, हमारा ही भाई अच्छा होता, हमारा ही भाई सही होता, ईमानदारी से काम करता, तो हमें रोने की आवश्यकता क्यों पड़ती? हमारा ही भाई विधानसभा में, आप एक चीज बताइए, अभी विधानसभा चल रही थी, किसी ने किसी भी सवर्ण नेता ने अगर एक भी शब्द, एक भी प्रश्न अगर उठाया हो तो आप बता दो हमें। अभी हाल ही में रीवा में जब प्रदर्शन हुआ तो यहीं पे जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कौल शामिल हुई थी। क्या लगता है कि जब कभी ब्राह्मण वर्ग यूजीसी के विरोध में प्रदर्शन करेगा तो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला या सांसद जनार्दन मिश्रा शामिल होंगे, समर्थन मिलेगा या नहीं मिलेगा? अरे किसका नाम ले लिया आपने? किसका नाम ले लिया आपने? आपको लगता है ब्राह्मणत्व है? लगता है? सरनेम से नहीं होता साहब, दिल जिगर भी होना चाहिए। आप ब्राह्मण हो तो दिखना भी चाहिए कि आप ब्राह्मण हो। आप लोगों का आगे की रणनीति क्या है इस पर? लड़ेंगे। ब्राह्मणों के पास क्या है? हम राजा हैं, हमारा राज्य हरण कर लोगे क्या? लड़ेंगे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ेंगे। काहे के लिए आदमी कमाता है, काहे के लिए संचय करता है धन? अपने बच्चों के भविष्य के लिए कि अच्छी शिक्षा दीक्षा, नौकरी चाकरी, घर परिवार उनको सब बना करके दे दें। काहे के लिए आदमी मरता है, काहे के लिए नौकरी करता है साहब? इसीलिए करता है ना, अपने बच्चों के लिए। आप किसके लिए ये पत्रकारिता कर रहे हो? अपने बच्चों के लिए, सही है ना? तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम लड़ेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे और यूजीसी लागू नहीं होने देंगे। यूजीसी लागू नहीं होने देंगे। हमारे साथ थे ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा जी। देखना दिलचस्प होगा कि कहीं ना कहीं जो छात्रों के बीच है, दो वर्गों के बीच है, दो समुदायों के बीच है, जो लड़ाई है वो अब सड़कों पर आ चुकी है और कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग के छात्रों के बीच देखा जाए तो एक असमंजस की स्थिति है, क्योंकि जिस प्रकार के नियम लाए गए हैं वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़े करते हैं, क्योंकि बिना जांच के किसी को आरोपी या अपराधी साबित नहीं किया जा सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई के बाद इस पर क्या होता है। भाजपा सरकार इसे वापस लेती है या फिर पारित करती है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।